आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का विषय इतिहास, चैप्टर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद को जानने से पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद है क्या। तो राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को दर्शाता है। अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम और एकता की भावना है। राष्ट्रवाद की भावना के कई प्रतीक होते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रगान आदि। यानी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति निश्चल प्रेम को दर्शाता है, त्याग को दर्शाता है। हम लोग जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। पूरे विश्व में सबसे पहले यूरोप में ही राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ। हालांकि राष्ट्रवाद का भावना का जो उदय हुआ है वो पुनर्जागरण काल से ही हो गया था, लेकिन खैर हमें पुनर्जागरण में नहीं जाना है। हम लोग देखेंगे कि 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वंशों का शासन था, और प्रत्येक क्षेत्र का जो शासन करने वाला था एक राजा ही होता था, और राजा वंशवाद पर डिपेंड था। यानी कि राजा का पुत्र ही राजा बनता, और इसमें कुछ राजा बहुत अच्छा होता था तो कुछ निरंकुश होता था। कुछ राजा प्रजा की भलाई के लिए काम करता था, और जो निरंकुश शासक होता तो उसको लगता था कि मैं ही राज्य हूँ। जैसे लुई 14वां कहा करता था, मैं ही राज्य हूँ, मेरे द्वारा बनाए हुए कानून ही लोगों को मानना पड़ेगा। तो जो राजा निरंकुश होते थे वो जनता की भलाई का काम करते ही नहीं थे। जनता पे तरह तरह के कठोर कानून बनाते थे, जनता पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा देते थे, है ना। जिस कारण वहाँ जनता की बड़ी त्राही तराही हुआ करती थी। अपने राजा के प्रति उनमें घृणा की भावना आ जाती थी। उसे लगता था कि जितना इस देश में राजा का अधिकार है उतना तो मेरा भी है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना का पनपने का कारण यूरोप में यही हुआ। फ्रांसिस यूरोप के जिस देश में सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ वह फ्रांस था। यानी कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति में ही हुई थी। यानी फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में जो फ्रांस में राजक्रांति हुई थी, वहां का शासक उस समय जो वहां का शासक था वो लुई 16वां था, जो बड़ा ही निरंकुश शासक था। निरंकुश मतलब उस पर किसी तरह का कोई प्रजा किसी तरह का वो अंकुश नहीं लगा सकती, जो अपनी मनमानी करता है, कानून खुद ही बनाएगा, खुद ही खत्म करेगा, मतलब उस पर कोई किसी तरह का दबाव नहीं कर सकता। आज हमारे देश में क्या है? हमारे देश में प्रजातंत्र है। हम लोग हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन को करते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। वहां उस समय क्या था? फ्रांस में राजतंत्र था। राजतंत्र मतलब राजा ही शासन करता, राजा के बाद राजा का पुत्र शासन करता। यानी कि निरंकुश शासन, दुराचारी शासन के विरुद्ध सभी लोगों को एकजुट होना जरूरी था। यानी कि फ्रांस में सामूहिक भावना का विकास बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो लोगों में सामूहिक भावना का विकास कैसे किया जाए? तो सामूहिक भावना का विकास के लिए यानी सभी लोग एक दूसरे से क्या करते हो? प्रेम करते हो, मोहब्बत करते हो। कुछ एक ऐसी चीज को लाना था जिसके कारण सभी लोग उसके साथ खड़े हो कि नहीं, हाँ, हमको एक ऐसी भावना को लाना था जिसमें सभी लोग मिलकर के लड़े, कहा जाए तो उन लोगों ने क्या लाया? पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों को जन्म दिया। तो उन्होंने कहा कि सभी लोगों का कहना था कि नहीं, फ्रांस के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये मेरी धरती है, ये मेरी पितृभूमि है, हम इस भूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, इसके लिए हमको लड़ना है, तो ये मेरी पितृभूमि है। तो इस प्रकार की जोशीली बातें जो हुई, सभी लोग बोले कि हाँ, ये हमारी पितृभूमि है। तो ये पितृभूमि क्या है? तो पितृभूमि का मतलब होता है कि दादा, पिता, है ना, की भूमि। और सभी लोग इस प्रकार के विचारधारा जब अपने मन में लाए तो उन्होंने सभी लोग क्या किया? लुई 16वां के विरोध में खड़े हो गए, एकजुटता आई और सामूहिक भावना का विकास हुआ। सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे। अब सभी लोग क्या हो, एक ऐसी झंडे का होना आवश्यक था जो सभी फ्रांसीसी को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर सके, क्योंकि फ्रांस बहुत सारे कई कबीलों में बटा हुआ था और सभी कबीले का अपना झंडा था, और सभी कबीले के लोग दूसरे के झंडे को घृणा और असम्मान
की दृष्टि से देखते थे। तो फ्रांस के लोगों ने कहा कि हमें एक ऐसा झंडा बनाना चाहिए जिससे पूरा जो हमारा फ्रांस है उसके नीचे, उस झंडे के नीचे आ जाए। इस तरह सभी लोगों ने मिल करके राजा के विरोध में क्या किया, लड़ाई लड़ी और वहाँ पे राजतंत्र खत्म होकर के फ्रांस में प्रजातंत्र की स्थापना हुई। अर्थात क्रांति के समय कौन कौन से कार्य किए गए? पहला कार्य किया गया, सामूहिक भावना बढ़ाने का प्रयास किया गया, पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचारों को जन्म दिया गया और एक नए फ्रांसीसी झंडे का चुनाव किया गया। यानी कि क्रांति के समय सब किया गया, जिसको हम लोग अभी समझे। अब क्रांति के बाद जब वहां पे प्रजातंत्र की स्थापना हुई, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जब चुने गए तो उन्होंने जनता की भलाई के लिए काम किया। तो जनता की भलाई के लिए उन्होंने कौन कौन से काम किया, यानी वही पूछता है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन कौन से कार्य किए गए। तो सबसे पहले है वहां पे एक नया संविधान का निर्माण किया गया। तो एक नया संविधान का मतलब क्या है? कानूनों का संग्रह, है ना। एक ऐसी किताब जिसमें कानूनों का संग्रह हो और जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता है। दूसरा है सामंती व्यवस्था का अंत किया गया। दूसरा जो काम किया गया वहां पे वो सामंती व्यवस्था का अंत किया गया। सामंती व्यवस्था का अंत मतलब फ्रांस में उस समय क्या था, जमींदारी व्यवस्था थी और जो जमीन का जो मालिक होता था, जमींदार होता था मान लीजिए, फिर उसका वो क्या करता था, वहाँ खेती करने के लिए वो कृषक को देता था, बड़े किसान को, बड़े किसान छोटे किसान को, और छोटे किसान जो होते थे मजदूर को देते थे और उसको खेती करने के लिए देते। सारा मेहनत जो करता था मजदूर करता, कहा जाए तो भू दासत्व लोग होते थे जो जीवन भर उन लोगों की गुलामी करते थे, है ना। और उपज का सारा हिस्सा वो लोग रखते थे, बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे। यानी बंधुआ मजदूर का मतलब बिना पगार का काम करना, उसके बदले किसी प्रकार का कोई वेतन उन लोग को नहीं दिया जाता था। और जितनी भी उपज होती थी वो लोग खुद रखते थे। यानी कहीं ना कहीं वो जो लोग थे वो क्या थे, भू दासत्व थे। तो इसका अंत कर दिया गया और जो भू सामंती व्यवस्था का जब अंत किया गया तो भूमि को गरीबों के बीच में बांट दिया गया। तीसरा जो काम किया गया वहां पे एक ई स्टेट जनरल का चुनाव होता था। जब लुई सलोमा का शासन था तो उन्होंने की स्टेट जनरल का चुनाव करता था, जिसको अंत कर दिया गया ई स्टेट जनरल का। तो ई स्टेट जनरल क्या होता था, स्टेट जनरल में राजा के जो चुने हुए मंत्री थे वही लोग रहते थे जो राजा की चाटुकारिता करते रहते थे। जो राजा बोलता था उसी में हाँ मिलाते थे। यानी कि उसको प्रजा से कोई संबंध नहीं था, सिर्फ राजा की बातों में हाँ मिलाना था। तो क्रांति के बाद ई स्टेट जनरल को अंत कर दिया गया। इसके बदले वहां पे उसका ई स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाते थे जो जनता की भलाई करते थे। राजतंत्र समाप्त हो गया, प्रजातंत्र की स्थापना हुई। उसके बाद जो कार्य किया गया क्रांति के बाद वो नाप तौल की एक पद्धति को लाया गया। यानी पूरे फ्रांस में नाप तौल की एक पद्धति आई। एक राष्ट्रभाषा यानी फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया। तो उसके पहले क्या था, फ्रांस में बहुत सारी क्षेत्रीय भाषा थी और सभी लोग क्या करते थे, अपने अपने क्षेत्रीय भाषा में ही लोग ज़्यादा अपने महत्व दिया करते थे। तो उन्होंने फ्रांस के लोगों ने कहा कि नहीं, हमारी एक ऐसी भाषा हो जो पूरे देश में बोली जाए। तो उन्होंने क्या किया, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बनाया गया। जैसे हमारे भी देश में है ना, बंगाल में जाइए तो बंगाली लोग बोलते हैं, तमिल में जाइए तो तमिल बोलते हैं। हर राज्य की अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को जोड़ने का काम करती है, वो क्या, हिंदी एक राष्ट्रभाषा है। उसी प्रकार फ्रांस के लोगों ने सोचा एक हमारी एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो पूरे फ्रांस को जोड़े। तो उन्होंने क्या किया, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बनाया और सभी लोग अब फ्रेंच में बोलने लगे। उसके बाद है आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। अब आंतरिक आयात निर्यात शुल्क क्या था कि सभी राज्यों का भी जैसे भारत में है ना, अभी जितने राज्य हैं सभी राज्य क्या होते हैं, किसी राज्य में किसी चीज की ज्यादा पैदावार होती है तो किसी में कम होती है। तो हम अगर अपने एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएं तो वहाँ टैक्स ज्यादा लग जाएगा। हम लोग इनकम करने के लिए व्यापारी लोगों से दिक्कत होता था कि वहाँ पे लोग क्या करते थे कि अगर दूसरे क्षेत्र में जाते थे तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, जिसके कारण लोग व्यापार नहीं कर सकते थे। हमारी पैदावार बहुत भी ज़्यादा हुई। जैसे हम लोग भारत में ही कहें कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में धान बहुत ज़्यादा हो रहा है और वही धान को वहाँ पे जो व्यापारियों को कीमत नहीं मिल रही है, कृषक को कीमत नहीं मिल रही है, तो दूसरे क्षेत्र में जाएंगे बेचने के लिए तो क्या होगा, तो उसको ज़्यादा इनकम होगा। लेकिन बशर्ते वहाँ पे अगर व्यापार करने जाते हैं तो उसकी टैक्स बहुत ज़्यादा लग जाएगी, जिसके कारण लोग क्या करते थे, उसकी अपने ही क्षेत्र में बेचने को मजबूर होते थे। तो उन्होंने क्या किया
कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया क्रांति के बाद, जिससे व्यापारियों को बहुत लाभ हुआ, है ना, लोगों को भी इनकम बढ़ गया, उनकी भी मुनाफा हुई। 1693 ईस्वी में लुई सलोवा को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रांस में सब कुछ अभी अच्छा चल रहा था। निरंकुश शासन का समाप्ति हो गया, दुराचारी शासन का समाप्ति हो गया, फ्रांस में प्रजातंत्र की स्थापना हो गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी समय फ्रांस के शासन में नेपोलियन का उद्भव होता है और वहाँ के शासन में नेपोलियन की एंट्री होती है। नेपोलियन का शासन अगर देखा जाए तो 1804 से लेकर के 1814 ईस्वी तक का है फ्रांस में, 10 साल। फिर वाटरलू के युद्ध में वो उसकी हार हुई, उसका समाप्ति हो, उसका खत्म हो गया शासक। 1804 में वो फ्रांस का शासक बना था। लेकिन हम लोग देखेंगे कि जो फ्रांस राजतंत्र को समाप्त कर प्रजातंत्र की ओर बढ़ा था, फिर नेपोलियन ने वहां पे राजतंत्र को स्थापना किया। हालांकि जितने भी नेपोलियन जो था लुई सोलोमा के जैसा नहीं था, वो प्रजा की भलाई के बारे में सोचता था, वो चाहता था कि प्रजा की भलाई के लिए वो काम करे। तो उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। नेपोलियन तो प्रजातंत्र को समाप्त किया, लेकिन बहुत सारे कार्य फ्रांस में ऐसा किए, प्रशासनिक क्षेत्र से अगर देखा जाए तो वहाँ की जनता की भलाई के लिए था। उन्होंने 1804 ईस्वी में वहाँ का शासक बना, उसने क्या किया, एक नागरिक संहिता की स्थापना किया। पूछता है क्वेश्चन भी कि राष्ट्रवाद में नेपोलियन का क्या योगदान था, है ना। तो 1804 में उन्होंने क्या किया, नागरिक संहिता की स्थापना की, जिसको हम लोग नेपोलियन संहिता के नाम से भी जानते हैं। इस संहिता के आधार पर कानून के समझ सभी व्यक्ति एक समान थे, चाहे वो बिना विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया, सभी लोग को एक समान अधिकार दिया गया। अब और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। किसानों में भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई गई, है ना। जो भूमि था, भूमि गरीबों में बांट दिया गया और वहाँ जागीरदारी शुल्क यानी जो भी उससे जो टैक्स उस लिया था वो सारे टैक्स समाप्त कर दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को भी सुधारा गया, एक समान कानून लगाया गया। पूरे राष्ट्र में एक नाप का एक समान नाप तौल की व्यवस्था की गई, एक राष्ट्रीय मुद्रा की स्थापना की गई, जिसके कारण व्यापारियों को सहयोग हुआ, लाभ मिला। इस पाठ में हमने किन किन बिंदुओं पर चर्चा किया कि सबसे पहले राष्ट्रवाद यूरोप के किस देश में हुआ, फ्रांस की राजक्रांति कब हुई, विश्व में फ्रांस की क्या देन थी, यानी समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा विश्व में कौन सा देश दिया, तानाशाही शासक क्या होता है, निरंकुश शासन से हम क्या समझते हैं, प्रजातंत्र की स्थापना के लिए फ्रांस में कौन कौन से कार्य किए गए, क्रांति के बाद वहाँ की जो राजक्रांति हुई 1789 की, उस क्रांति के बाद कौन कौन से कार्य किए गए, नेपोलियन संहिता क्या है। तो इन सब बिंदुओं पर हमने इस अध्याय के पार्ट 1 में हमने चर्चा की।